Welcome, sir. Amit Bhatia here. Hi, Amit. Good evening. Good evening, sir. It's a great moment for us, for the space to have you for the second time, and the Twitter space to have you for the first time. Thank you very much. Thank you. I'm happy to be here. It's an absolute honor, sir. Uh, Diva ji, shall we start, sir? If you permit, sir. Yeah, please go ahead. I'm all set. Perfect. Diva ji. Thank you very much, sir. You're welcome. You're welcome. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज अवर के इस स्पेशल एडिशन सोल्जर स्पीक्स में मैं अपने साथी अमित जी और हमारे सहयोगी, हमारे मार्गदर्शक वंदना मैम और पीयूष सर के साथ मिलकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैलेंडर की कुछ तारीखें इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। 2 अप्रैल 1984 एक ऐसी ही तारीख है जब एक भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सफल रहा। भारत के खाते में ये अनुपम उपलब्धि दर्ज कराने का श्रेय जाता है हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट विंग कमांडर राजेश शर्मा जी को। 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राकेश शर्मा जी ने 1968 में नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1970 में एक फाइटर पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन प्राप्त किया। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने सोवियत रूस के साथ मिलकर स्पेस मिशन की योजना बनाई, जिसमें 20 सितंबर 1982 को इसरो के माध्यम से इंटर कॉस्मोस मिशन के लिए विंग कमांडर राकेश शर्मा जी को चुन लिया गया। सर ने ये मुकाम बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद हासिल किया। इसमें एक कटौती तो ऐसी भी थी जिसमें 72 घंटे के लिए यानी कि पूरे 3 दिन एक कमरे के अंदर में अकेले बंद रहना पड़ा। परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई, कई और भी पारिवारिक चैलेंजेस होते रहे पर किसी भी चैलेंज को उन्होंने क्रॉस किया, अपने फोकस को केंद्रित रखा और पूरी देश की आशाएं आपसे जुड़ी थी और उन उम्मीदों को उन्होंने टूटने नहीं दिया। 2 अप्रैल 1984 को जब विंग कमांडर राकेश शर्मा जी ने अपने 3 सोवियत साथियों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, देश के लोगों की धड़कनें बढ़ गई। सभी भारतीयों के गर्व को लिए वो आखिरकार अंतरिक्ष में दाखिल हुए और उनके साथ ही भारत के वो प्रथम विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री बन गए। उन्होंने कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। उनके सफलता के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र और सोवियत गवर्नमेंट द्वारा द हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और द ऑर्डर ऑफ लेनिन सम्मान से सम्मानित किया। Ma'am, I think Rakesh sir is trying to speak something. No, I'm not. I'm not. Okay, I'm sorry. not. I'm just listening. There is somebody else's mic is on. अमित, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक। अपने अभियान को पूर्ण करने के बाद विंग कमांडर राकेश शर्मा जी अपने टेस्ट फ्लाइंग कैरियर में लौट आए और भारत के लाइट कॉम्बैट क्राफ्ट तेजस के चीफ प्रोजेक्ट पायलट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के चीफ टेस्ट पायलट के रूप में कार्यरत रहे। 33 साल के अपने उड़ान करियर से उन्होंने 24 साल एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम की टेस्टिंग में बिताए। इस अवधि के दौरान NT-33, NF-16, F-18 के अलावा इंडियन एयरफोर्स की सभी फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट पर 4000 घंटे उड़ान भरी और जुलाई 2001 में अपनी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से रिटायर हुए। इसके बाद आपने एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट IT कंपनी के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में इंडियन IT इंडस्ट्रीज में कदम रखा। बाद में अपने अंतरिक्ष अभियान को पूर्ण करके विंग कमांडर राकेश शर्मा जी अपने टेस्ट फ्लाइंग करियर उन्होंने इसके बाद अपने बाद में 2009 में एक्टिव सर्विसेज से अपने रिटायरमेंट तक पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन USA की इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस यूनिट का नेतृत्व किया और इसके बाद 2011 तक बेंगलोर में स्थित IT कंपनी
कैडला लैब्स के बोर्ड चेयरमैन के रूप में आपने सर्विसेज दी। विंग कमांडर राकेश शर्मा सर, न्यूज़ आवर के इस स्पेशल एडिशन सोल्जर स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम, हमारे एसोसिएट और हमारे लिसनर्स आपका बहुत आभार मानते हैं कि आपने इस स्पेस में जुड़ने के हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया। धन्यवाद पूनम जी, बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ संपर्क हुआ और आपके जो लिसनर्स हैं उनसे बात करने का मौका मिला। और जब आपने मेरे को अपना इनवाइट भेजा और मैंने आपसे जिक्र किया था कि ज़रा बताएं कि और कौन कौन आए हैं, और पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए दलेर हमारे सर्विस ऑफिसर्स जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है अपने करियर्स में, तो उनके साथ मेरे नाम का जुड़ना ये बड़ी मेरे को खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, किस तरह की एजुकेशन थी और वो कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर था जिसने आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया? देखिए, मेरा जन्म हुआ था पटियाले में, मगर मेरी परवरिश हुई थी हैदराबाद में, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी की बदली हैदराबाद में हुई थी और वो थोड़े बहुत तंग आ चुके थे पोस्टिंग से। वो बैंक की सर्विस में थे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि बस मैं यहीं रहूँगा, तो बैंक की सर्विस छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो मेरी स्कूलिंग जो है वो सिकंदराबाद में हुई इनिशियली और फिर बाद में हैदराबाद में। और जब मैं केवल 5-6 साल का ही था, मेरे माता जी की के मामा जी का बेटा जो है वो एयरफोर्स उसने ज्वाइन की और वो ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद आया। और उस समय उनकी पासिंग आउट परेड के वक्त वो हम सबको लेकर गया परेड दिखाने के लिए। और वहाँ पता लगा, वहाँ देखा ये जो वैम्पायर के जहाज़ वो उड़ान भर रहे थे और फॉर्मेशन फ्लाइंग उन्होंने की और बड़ा दिलचस्प दृश्य था वो। और उस समय उससे पहले तो सारे जहाज़ जो थे वो प्रोपेलर ड्रिवन थे, तो उनकी आवाज़ अलग थी, मगर ये पहला जहाज़ था जिसके इंजन की आवाज़ सीटी की तरह थी। तो मैं उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने मेरे को उठाया, मेरे अंकल ने मेरे को कॉकपिट में बिठाया और जब मैंने वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखे और फिर उसके बाद वो फ्लाइंग हुई, और मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि ये जहाज़ मैं ज़रूर उड़ाऊंगा। और ये जहाज़ सिर्फ एयरफोर्स में ही था, तो इसीलिए तब से मेरा ये लक्ष्य था कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूं। जी सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। आगे नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सो यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्पेस मिशन सर, क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ी थी आपको, और इसके लिए फिटनेस एंड व्हाट ऑल चैलेंजेस वर देयर इन दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सर? आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में जवाब दूं या हिंदी में? सर, जैसे आप कंफर्टेबल हैं सर, क्या चाहते? जैसे आपका कंफर्ट लगता है सर। ऐसे बात थी कि जब ये मौका मिला, जब ये सिलेक्शन चालू हुई, उस समय मैं जब ये थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट माई लाइफ, राइट थ्रू द नेशनल डिफेंस एकेडमी, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आउटडोर्स। तो खेल कूद का बड़ा शौकीन था मैं। और उस समय भी मैं कॉलेज के बच्चों के साथ गली के साथ क्रिकेट खेलता था, गली क्रिकेट। काफ़ी खिड़कियाँ तोड़ी, और क्योंकि मैं अकेला ही था जो कमाता था, तो वो सारा
सारे रिपेयर बिल्स मैंने ही भरे। तो उस समय आई वाज रियली इन, ऑफ कोर्स यंग भी था, सो पीक फिजिकल कंडीशन में था। तो आई वाज वेरी लकी कि most of the selection criteria were to do with physical fitness। और क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट पायलट बन चुका था, तो जो रशियंस थे वो चाहते थे कि अगर कोई टेस्ट पायलट आए ट्रेनिंग के लिए तो कुछ ही समय में ट्रेनिंग हो सकती थी। उनको बताया गया था कि ये ट्रेनिंग और ये फ्लाइट जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए 1984 तक। मेरा ख्याल उस समय कुछ इलेक्शंस की भी बात चल रही थी, सो इसीलिए समय कम था ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो टेस्ट पायलट्स। तो आई वाज अ टेस्ट पायलट। उम्र कम थी, फिटनेस बनी हुई थी, तो ये सब चीज़ें जब ये एक साथ मिल गई तो मैं समझता हूँ कि आई वाज वेरी लकी, सिलेक्ट हो गया। That's wonderful. Great, so great. Your life journey, it has really been an inspiring, and we would really like to know about the feelings which you had when you first entered into spacecraft till the time you put your feet on the space. I mean, were you very excited, or were you very nervous? Because since you were going, you were the first person to land on moon from India. So, what were your feelings at that time? सर का माइक क्यों बंद है? Sir, are you able to hear us? Yeah, so what I was saying, I'm sorry, I was muted. What I was saying is that I need to make one small correction earlier during the introduction time. Poonam ji had mentioned that I launched on the 2nd of April. The launch actually was on the 3rd of April. And I must tell you, Vani ji, that I did not go to the moon. I did not step on the moon. I merely orbited our planet at a height of 500 kilometers. But to answer your question as to what was my state of mind, all I can say is that we were so overtrained, which really was the training philosophy followed by the Russians at that time, because this entire game, which is space flight, is so expensive that mistakes nobody can afford these mistakes. So I would say that we had spent so many hours in the simulator that everything was like another day at the office. So there was no nervousness per se about the outcome of the flight itself. In any case, मैंने ये सोचा कि जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है वो मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि सारी स्पेस फ्लाइट, लॉन्च, डॉकिंग, री एंट्री, ये सब कंप्यूटर कंट्रोल होता है जब आप अंतरिक्ष में जाते हो। सो बस उम्मीद यही थी कि सब काम करे ठीक तरह से। तो उस समय कोई घबराहट नहीं थी। हाँ, घबराहट जब हुई वो तब हुई जब भी इंटरव्यूज हो रही थी, जब भी प्रधानमंत्री के साथ बातें हो रही थी। और वो इसलिए क्योंकि हम फौजी जो हैं, हमारी ट्रेनिंग कुछ अलग ही होती है। हमें कभी नहीं हमको ऐसे कभी ट्रेनिंग नहीं मिलती कि कंट्री के प्रधानमंत्री से आप बात करें। सो द नर्वसनेस व्हिच वाज देयर वाज ओनली during those interviews, either with the रक्षा मंत्री और with the प्रधानमंत्री। बस मेरा तो यही कोशिश थी
कि इतने मेरे देशवासी जो मेरे साथ नहीं आ सकें, उनको मैं अपने वीडियो कैमरा के ज़रिए उनको बता सकूं, दिखा सकूं कि हमारा काम कैसे होता है इस लेबोरेटरी में, और ऊपर से भारत कैसे दिखता है। तो ये मैंने अपनी कोशिश की थी, वीडियो कैमरा को खिड़की के पास ले जाके सारे दूरदर्शन के जो व्यूअर्स थे उस समय, उनको मैंने रनिंग कमेंट्री दी थी। तो that is how it was. So there was no nervousness from the work aspect, but there was a lot of excitement, obviously, uh, because it's a beautiful vantage point when you watch planet Earth from space, and you begin to realize uh, how fragile our environment is. That आप जहाँ पे भी देखें, मीलों मील, हजारों लाखों मील आप चले जाइए, रहने की और कोई जगह ऐसी नहीं है जैसे धरती में हम रह सकते हैं। तो इसीलिए ये सब ख्याल आते रहते हैं, और वहाँ से जो देखने को मिलता है सनराइज और सनसेट, बहुत ही खूब होता है ये दृश्य। सो ये दीज वर द एक्साइटमेंट्स। आई वाज ऑल, मैं वहाँ 8 दिन रहा, तो सो यू कैन इमेजिन हाउ लकी आई हैव बीन। जी सर। इंडीड सर। एक बात जोड़ूंगी सर, जब आपने सारे जहाँ से अच्छा हमारे पीएम को बताया था, वो शब्द आज भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं गूंज रहे होंगे, और ये एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है हमारे लिए। जी अमित जी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। आई मीन ओके, वंस ये जो कैपेसिटी है स्पेस में जाने की, आई थिंक काफ़ी निश काइंड ऑफ कैपेसिटी है, जो कि मतलब आई थिंक उस टाइम पे सिर्फ यूएस और यूएसएसआर के पास थी टू गो इनटू स्पेस। तो व्हाई डिड दे शेयर इंडिया के साथ, एंड उसमें मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉट को ले जाने के लिए, एंड इसका एजेंडा क्या था ओवरऑल सर, और वो जो 7 दिन थे साहब, उनमें क्या हुआ था सर, अगर आप बता सकते हैं। बात ऐसी थी कि उस समय यूएस और रशिया के बीच में स्पेस रेस चल रही थी। एक तो वो रेस थी, एक तो आइडियोलॉजी की भी रेस चल रही थी। यानी कि उस समय का सोवियत यूनियन चाहता था दुनिया को बताने को कि उनका जो कम्युनिज्म है वो बेहतर सिस्टम है। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना ये था, वो भी दिखाना चाहते थे कि जो कैपिटलिज्म है वो सही रास्ता है, और इसीलिए इन दोनों में काफ़ी कंपटीशन चलती थी। तो रशिया जो है वो दिखाने के लिए कि उनकी रीच, उनका इन्फ्लुएंस कितने दूर दूर तक है, तो उन्होंने सारे अपने कम्युनिस्ट देश जो उनके थे आसपास के, युगोस्लाविया हो गया, बल्गेरिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, सारे उनके जो सैटेलाइट्स थे, उन सब को उन्होंने चांस दिया स्पेस में जाने के लिए, क्योंकि वो ये भी बताना चाहते थे दुनिया को कि उनका स्पेस प्रोग्राम इज़ पीसफुल, इट डज नॉट हैव एनी मिलिट्री कॉनोटेशंस। सो इसीलिए उन्होंने इंडिया को भी ऑफ़र किया, क्योंकि उस समय शायद आपको पता होगा कि 65 वॉर के बाद अमेरिका और पाकिस्तान की अलाइनमेंट हो चुकी थी, और हमारी अलाइनमेंट सोवियत यूनियन के साथ हो रही थी। तो इसीलिए सोवियत यूनियन चाहता था दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितने नज़दीकी दोस्त हैं, मतलब भारत और सोवियत यूनियन। तो उन्होंने ऑफ़र किया इंडिया को ये फ़्लाइट के लिए, और इंडिया ने पहले तो मिसेस गांधी ने इसरो से पूछा, मगर उस समय
इसरो जो है वो तो व्यस्त था अपनी एप्लीकेशंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, तो उनका तो प्रोग्राम था ही नहीं मैन्ड स्पेस प्रोग्राम का। तो वो चाहते थे कि हाँ आप हमें अपने काम पे कंसंट्रेट करने दें। तो फिर उसके बाद मिसेस गांधी ने ये फ्लाइट इंडियन एयरफोर्स को ऑफ़र की। तो इसकी वजह से और इंडियन एयरफोर्स ने बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और फ़ायदा मेरा हुआ क्योंकि मैं उस समय एयरफोर्स में था और जैसे पहले बता ही चुका हूँ, टेस्ट पायलट था, फिट था, आई वाज यंग और मैं सेलेक्ट हो गया। तो ये है कहानी क्यों इंडिया को इसीलिए ऑफ़र की गई थी ये फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच सर। सर जब आपने 1984 में ये मिशन किया था, तब से लेकर के अब तक बहुत चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो आप इस चेंज को कैसे देखते हो? इसरो भी काफ़ी बदला है। आज पहले इसरो किस स्थिति में था और आज हम कहाँ पे हैं, ये एक हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे इसरो का। तो आप इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए ऐसा है कि इसरो का जो काम स्पेस में आज तक होता आया है वो बड़ा निराला रहा है। इसरो ने कोई स्पेस रेस किसी के साथ जुड़े नहीं। वो विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ये जो स्टॉलवर्ड्स थे उनका नज़रिया कुछ अलग था, उनका विज़न अलग था। वो चाहते थे कि हालांकि हम डेवलपिंग नेशन हैं बट विज्ञान के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद फ़ायदा जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का वो हर कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों तक ही पहुंचे। तो इसीलिए इसरो का जो पूरा फोकस था वो सिर्फ एप्लीकेशंस की तरफ था और शुक्र है कि ये ऐसा था क्योंकि बड़े कम समय में इतना हमारा फैला हुआ देश है और स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारी कोने कोने तक टेलीफोन कनेक्शंस हैं, टेलीविज़न कनेक्शंस हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए टेली एजुकेशन होती है, टेली मेडिसिन होती है और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी हो गई है और हम वर्ल्ड लीडर्स बन चुके हैं कि स्पेस से अर्थ रिसोर्सेज की इमेजरी स्पेशल कैमरास के साथ जब हम लेके धरती पे भेजते हैं तो हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, उन चित्रों के ज़रिए हमें पता लगता है कि किस कोने में क्या धातु है, कितनी बर्फ़ है हम हिमालयों में जो सींचने के लिए अगले साल काम आ सकती हैं। तो इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होता है। तो फॉरेस्ट्री कितने मतलब कहाँ हमारे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, किस हमारा इतने तटवर्ती इलाका हमारा इतना लंबा है तो हमें पता लगता है कि भाई फिशरीज़ कहाँ ज़्यादा है, जहाँ प्लैंकटन होएगा वहाँ मच्छी ज़रूर होएगी। तो ये सब चीज़ें जब हम मिला के देखते हैं ये सब आम आदमी के काम आता है। तो अभी इतने सालों के बाद ये जो सब विज़न है इन स्टॉलवर्ड्स का था वो इसरो मोर और लेस अचीव कर चुका है और अब समय आ गया है प्योर विज्ञान करने का। तो इसीलिए अभी आप देख रहे हैं चंद्रयान हो गया है, मंगलयान जा चुका है। तो अभी हम कंसंट्रेट करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन पे
तो ये रही है ट्रेजेक्ट्री हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। और जैसे आपने सुना होगा कि मैन्ड स्पेस प्रोग्राम भी अभी शुरू होने वाला है, और हमारे 4 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स रशिया से ट्रेनिंग लेके वापस आ चुके हैं इंडिया में। और ये कोविड की वजह से डिले हो गया है, नहीं तो अब तक अगले साल तक पहला क्या मतलब द सेकेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट वुड हैव बीन इन स्पेस बाय नाउ। मगर हो जाएगा 1.5-2 साल में। यू विल सी दैट इंडियन मैन्ड स्पेस प्रोग्राम फिर शुरू हो जाएगा। સીધ જાસ તું Thank you very much. હા sir. તે ના આવ એક Amit કામ ji, could કરું you please place 10-15 the મિનિટ next ખમી જા question? હું કંઈક જમવાનું લઈ આવું કોણ Amit ji, can you hear me? એ તો ચાવી મૂકતો જાય Your mic is mute. आई एम वेरी सॉरी, मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर गया था तो वो अनम्यूट हो नहीं रहा था। वेरी सॉरी फॉर दैट। जी जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो चंद्रयान मिशन हुआ था अभी सर आई थिंक पिछले साल जो नो पिछले साल बताएं तो दैट हैड लाइक द लास्ट मोमेंट ग्लिच, और was it a successful or was it just partial success? सर उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं तो सर। बात ऐसी है, the intention was to carry out a soft landing on the moon. Soft landing हो नहीं पाई क्योंकि towards the end आप सबने देखा होगा कि जो ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा स्टीप ट्रेजेक्ट्री बन गई, और इसी की वजह से वो वी लॉस्ट दैट स्पेसक्राफ्ट। अगर आप पूछें वाज इट अ सक्सेस, ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ सक्सेस क्योंकि स्पेस सॉफ्ट लैंडिंग हुई नहीं। मगर अगर ये देखा जाए कि लॉन्च सही था, स्लिंग शॉट मनूवर सही इस्तेमाल किया, हालांकि हमारे पास लॉन्चर उस काबिलियत के थे नहीं, पर हमने धरती की ग्रेविटी की मदद लेके एक नई तरीके से लॉन्च हमने किया, और बिल्कुल सही समय पे हम चंद्रमा पे पहुंच गए थे, और वहाँ पे सही ऑर्बिट एस्टेब्लिश हुआ, और सही टाइम पे डिसेंट चालू हो गया। मगर आखिर 45 सेकेंड 1-1.5 मिनट से पहले टचडाउन से पहले ये हादसा हुआ है। सो इट वाज आई वुड से अ पार्शियल सक्सेस, बट वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। अभी तक उसकी पूरी रिपोर्ट निकली नहीं है। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर इसरो विल बी शेयरिंग द डिटेल्स, मगर ये बात ज़रूर है इसरो इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी कुछ खामी होती हैं, जो भी कुछ फेलियर्स होते हैं, वो बड़ी कड़ी नज़र से उसे देखा जाता है, और जो भी उसके सबक होते हैं वो सीखने के बाद वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके सब्सिक्वेंट लॉन्चेस आर ऑलवेज अ सक्सेस। तो हमारी यही उम्मीद होगी कि अगला लॉन्च चंद्रयान 3 विल बी सक्सेसफुल। और सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट इसरो, बताना चाहूँगा कि इसरो रन्स द चीपेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, the world, the space powers of the world agree, and this is how on the very first attempt India has reached the moon as well as Mars. So even advanced and developed nations have not managed this. So कहने को बहुत है, और उम्मीद करते हैं कि इसरो इसी जोर से, इसी इंडस्ट्री,
इसी प्रोफेशनलिज्म से आगे बढ़ता रहेगा। Amazing, sir. Amazing. The day is not far when India will be leading, will be a leading power in the space missions also. So my next question goes, since currently आप गगनयान program mission के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, you are guiding them. So what exactly is Gaganyaan program, and what are the objectives of it? Why it has been undertaken? As I just explained, that it is really the next logical step, because the initial vision which was set out by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan has largely been realized, and therefore now ISRO is embarking on the space exploration part, and you cannot have space exploration or any exploration, whether in Antarctica or in the deep seas, without the human being there. So naturally, when you go to set up colonies on the moon, or when you go to Mars, you will need human beings there. So Gaganyaan is to prepare our team, our core bunch of astronauts who will be doing service for ISRO. शुरू में तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा एक्सपीरियंस जब हो जाएगा, लॉन्चेस सक्सेसफुल होने लग जाएंगी, रूटीन होएगा, फिर उसके बाद ISRO will probably put up a laboratory in near Earth orbit which will keep orbiting the Earth, और वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई नेशन अगर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी बनाता रहेगा तो ये बहुत महंगा अप्रोच है। ज़्यादा दिमागी काम यही होगा कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, और जिसकी जो ताकत है जिस एरिया में, उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप 1.5 साल इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जाएंगे मार्स पे, आपकी रफ्तार होएगी कोई 7-8 किलोमीटर पर सेकंड, और आपको लगेंगे 1.5 साल वहाँ पहुँचते हुए। और जब आप वहाँ पहुँचोगे, आप अगर कोई मिला आपको वहाँ और वो पूछे आप कहाँ से हैं, तो वो कहेंगे जी वो जो छोटी सी वो जो बिंदु दिख रहा है ना, पता नहीं आपको दिखता है कि नहीं, मैं उस बिंदु के एक छोटा पीस अमेरिका या इंडिया से हूँ। अरे भाई साहब, अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं, देन यू आर फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, यू आर नॉट फ्रॉम एनी वन कंट्री। तो देयरफॉर इट इज़ बेटर अगर इकट्ठे काम करो आप, और एक साथ जो एक्सप्लोरेशन करना है वो जाके आप एक साथ करिए, और उसका फ़ायदा जो है सबको होना चाहिए प्लैनेट अर्थ पे। जैसे इसरो ने जो काम किया उसका फ़ायदा हमारे हर देशवासी को हुआ है, वैसे कोलैबोरेट करके जब भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स जाएंगे मार्स, तो वहाँ का जो फ़ायदा होगा वो सब के लिए अगर काम आएगा प्लैनेट अर्थ पे, फिर ही ओनली देन कैन वी होप फॉर टू हैव पीस ऑन अर्थ एंड एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। नहीं तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल प्लैनेट अर्थ पे है, हम उसको स्पेस में एक्सपोर्ट करेंगे। बस we'll be successful in doing that. Very right, sir. Now, related to this question, I will take this forward. Since space warfare जो है, that is being seen as a बहुत बड़ा एक threat है national security के लिए, rather world security के लिए. How do you see it unfolding? आपको आपके एक्सपीरियंस और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है कि स्पेस जो है वो किस तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक फ्रंटियर उभर कर सामने आएगा? देखिए, ये यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्राइवेट प्लेयर्स शुरू हो गए हैं। अब आप इलॉन मस्क को ले लीजिए, वो इतने सैटेलाइट्स ऑर्बिट में डालेंगे
ताकि सबको इंटरनेट मिले। आगे ही स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है और इतने और सैटेलाइट्स जब आ जाएंगे और भी मुश्किलें होंगी। अमेरिका हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, उनका एक स्पेस कमांड बन गया है, तो उनका जो है वो बड़ा ऑफेंसिव पोस्चर है। रशिया ने अभी तक कुछ ऐसा बनाया नहीं, तो हमारा जो इंडिया का पोस्चर है, जस्ट लाइक आवर मिलिट्री डॉक्ट्रिन, हम लोग जो है आर ऑलवेज डिफेंसिव। हमने किसी पे आज तक हमला किया नहीं, मगर अगर स्पेस में मिलिटराइजेशन होगा तो हम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने आप को बचाएं, तो उतना काम हम ज़रूर करेंगे स्पेस में। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि जो लॉज बने हैं वो अभी लॉज उनको इन्फोर्स करने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशंस somehow has not been as effective as it should have been. So आगे हम देखते हैं होएगा क्या। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर अभी आ गया है, अगर यदि तो वो सिर्फ स्पेस टूरिज्म में लगे रहें तो वो बात अलग है, मगर इसलिए टेक्नोलॉजी हैज़ टू इम्प्रूव इन सच अ वे कि रीयूजेबल क्राफ्ट होने चाहिए, नहीं तो स्पेस जंक बढ़ता जाएगा और जो हमारे धरती का हाल हुआ है, पोल्यूशन वगैरह, वो स्पेस में भी यही हाल होगा। तो हमको ना अपना रहने का the entire shall we say the way we live, our society has to evolve so that we are able to maintain our planet, because this is the only home we will ever have. आसपास और कोई जगह ही नहीं जहाँ पे हम जाके बस सकें। ये कहने की बात है कि मून पे हम कॉलोनी बनाएंगे, मगर अब इतने उसमें प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप ये कह रहे हैं कि हम मून पे पहुंच तो जाएंगे, मगर वहाँ काम करेंगे कैसे करेंगे? वो आप ज़िंदगी कैसे जियोगे उधर? पूरी एनवायरनमेंट कैसे रेप्लिकेट करोगे जो अर्थ पे है? इससे तो अच्छा ये है, इंस्टेड ऑफ making another far off hell, we make heaven right here on earth. That is what I believe we should be doing. So let's see where all of this goes, and I just hope that we will learn from all that we have done wrong on planet Earth, और यही गलतियाँ हम मून पे और मार्स पे ना करें। बस मेरी तो यही उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच सर। आपको हमने बचपन से सुना है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में आपके, हमारे जीके के क्वेश्चन में आपका नाम था, हमेशा हर जगह आपको देखा, और ये एक सपना है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे ही हमारे आज जो यंग जनरेशन है वो एक सपना देखती है और वो सपना बनाता है हिंदुस्तान, वो जो अचीव करती है वो अचीवमेंट बनाता है हिंदुस्तान। आपकी कोई ऐसा मैसेज या कोई एडवाइस जो हमारे यंगस्टर्स के लिए हो या हमारे इस कमिंग जनरेशन के लिए है, जो हमारे देश के नेशन बिल्डिंग में काम आए? दो तरह के